हेलो गाइस, मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल अध्ययन वे टू सक्सेस में। और आज हम हैं अपने करंट अफेयर्स के वीडियो में और हम देखेंगे आज के कुछ 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलते हैं पहले अपने क्वेश्चन पे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं क्वेश्चन पे कि हाल ही में पोषक तत्वों पर आधारित सब्सिडी NBS दरों के निर्धारण की मंजूरी के संदर्भ में NBS योजना में किस उर्वरक को शामिल किया गया है? तो ये है अमोनियम फॉस्फेट। 22 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फॉस्फेटिक पोटैशिक उर्वरकों के लिए पोषक तत्वों पर आधारित सब्सिडी को ठीक करने की मंजूरी दी है। कैबिनेट ने अमोनियम फॉस्फेट जैसे जो जटिल उर्वरकों के उपयोग को भी मंजूरी दे दी है। उर्वरक की सब्सिडी पर खर्च होने वाला जो व्यय होगा वह है 22,186 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। नाइट्रोजन उर्वरकों को 18.78 रुपये प्रति किलोग्राम, फास्फोरस 14.88 रुपये प्रति किलोग्राम और पोटाश 10.11 रुपये प्रति किलोग्राम और सल्फर 2.37 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रदान किया जाएगा। तो गाइस चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है जो लोगों और संगठनों को ई-लर्निंग के लिए संसाधनों का योगदान करने के लिए आमंत्रित करता है? तो ये है विद्यादान 2.0। ये 22 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने दीक्षा प्लेटफॉर्म पर विद्यादान 2.0 लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य ई-लर्निंग सामग्री का योगदान देना और बच्चों को देश में कहीं भी और कभी भी अपने सीखने को जारी रखने में मदद करेगा। यानी कि एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म होगा जिसमें कि जो बच्चे हैं वो कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। और कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति की पृष्ठभूमि में विद्यादान 2.0 बच्चों के लिए स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों को एकीकृत करने के लिए शुरू किया गया है। विद्यादान 2.0 को दीक्षा पर लॉन्च किया गया है और विद्यादान 2.0 शिक्षाविदों, संगठनों और ई-लर्निंग सामग्रियों को एक साथ लाएगा। अब इसमें योगदान बात करें कौन कौन योगदान कर रहा है, तो वीडियो मूल्यांकन और जो योजनाएं हैं प्रश्न बैंक के रूप में सामग्री को है वो साझा करेंगे। और जो साझा की गई सामग्री है वह विशेषज्ञों के पैनल के द्वारा बनाई जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि हाल ही में कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ हिंसा करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए किस अधिनियम को संशोधित करते हुए एक अध्यादेश जारी किया गया है? तो ये है महामारी रोग अधिनियम 1897। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है जो कोविड-19 महामारी से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसक कार्य को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध मानता है। इस अध्यादेश के द्वारा महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन किया गया है और हिंसात्मक घटनाओं के लिए 3 मंथ से लेकर 7 साल तक का कारावास और 50,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने की व्यवस्था की गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के पहल के आदेश को रद्द कर दिया है जिसने अनुसूचित क्षेत्रों के स्कूलों में ST शिक्षकों को 100% आरक्षण प्रदान किया था? तो ये है आंध्र प्रदेश। अब ये क्या मामला है कि न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, कौन थे? न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आंध्र प्रदेश के पहले के जो आदेश था उनका उसको खारिज कर दिया है। इस अध्यादेश को द्वेरा अनुसूचित क्षेत्रों के स्कूलों में ST शिक्षकों को 100% आरक्षण प्रदान किया गया था तो उसको खारिज कर दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि कोविड-19 से निपटने के प्रयासों में
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आप्त मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो ये है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए आप्त मित्र मोबाइल एप्लीकेशन और हेल्पलाइन शुरू की है। इस एप्लीकेशन को राज्य के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या नाम है मुख्यमंत्री का आंध्र प्रदेश के, कर्नाटक के? BS येदियुरप्पा। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य कोविड-19 पर चिकित्सा मार्गदर्शन और सलाह प्रदान करना है। जब किसी व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण होते हैं तो वह आप्त मित्र के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकता है और उन्हें लक्षणों के आधार पर जो मेडिकल टीम है, एक मेडिकल विशेषज्ञों की टीम है, उसके द्वारा सलाह दी जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस NDPS अधिनियम जो हाल ही में सुर्खियों में था, किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा था? तो ये है वित्त मंत्रालय। 23 अप्रैल 2020 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रतिबंधित दवा मिश्रण की मात्रा के आधार पर अपराधी की सजा तय की जाएगी, ना कि शुद्धता पर। यानी क्या कह रहा है कि जो दवाएं हैं उनका जो मिश्रण है वह उसकी मात्रा के आधार पर सजा तय की जाएगी। अब शीर्ष अदालत ने नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत यह स्पष्टीकरण दिया है। जो अवैध दवा बाजारों में और दवाओं की जो मिलावटी और अन्य पदार्थों के साथ मिलाया जाता है, यह जो हेरोइन होता है, हेरोइन की वाष्पीकरण दर को कम करने के लिए किया जाता है। इसमें चाक पाउडर, जस्ता ऑक्साइड और अन्य सस्ती लेकिन अधिक खतरनाक जो अशुद्धियां हैं उनको मिलाया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद के सहयोग से किस सरकारी संस्था द्वारा देश की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब विकसित की गई है? तो ये है रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन ने ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हैदराबाद के साथ सहयोग किया है और देश की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब को विकसित किया है। इस मोबाइल लैब का नाम क्या होगा? मोबाइल BSL-3 VRDL लैब रखा गया है और इसका उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इस लैब को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा अनुमोदित किया गया है और यह एक दिन में 1000 से अधिक नमूनों को प्रोसेस कर सकता है। इस प्रयोगशाला को रिकॉर्ड 15 दिनों में विकसित किया गया है, 15 डेज में विकसित किया गया है और इसे किसी भी स्थान पर तैनात किया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान का मुख्य परिसर कहाँ पर स्थित है? तो ये है तमिलनाडु। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान IIFPT खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत एक शोध और शैक्षिक संस्थान है जिसका मुख्य परिसर तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। यह संस्थान कोविड-19 रोगियों के लिए एक पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का निर्माण कर रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि खोंगजोम दिवस किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है? तो यह है मणिपुर। 23 अप्रैल 2020 को मणिपुर राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया। इस दिवस के द्वारा 1981 के एंग्लो मणिपुर युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी जाती है। एंग्लो मणिपुर युद्ध ब्रिटिश सरकार और मणिपुर साम्राज्य के बीच एक सशस्त्र संघर्ष था। यह युद्ध कब हुआ था? बात करें इस युद्ध की तो यह युद्ध हुआ था 31 मार्च और से 27 अप्रैल 1891 के बीच लड़ा गया था। यानी 31 मार्च 1891 से 27 अप्रैल 1891 के बीच लड़ा गया और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि कोविड-19 किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू किया गया एक मोबाइल एप्लीकेशन है
जिसे ट्रक ड्राइवरों को राज्य में आवश्यक सामान के परिवहन की अनुमति दी जाती है। तो यह है मिजोरम। मिजोरम ने M-COVID-19 नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो ट्रक ड्राइवरों को अन्य राज्यों से राज्य के लिए आवश्यक सामानों की जो ढुलाई होती है ताकि वो आवागमन अच्छे से हो सके उसके लिए सक्षम बनाता है। यह एप्लीकेशन ट्रक चालकों के लिए ऑनलाइन लाइसेंस या एक पास के रूप में कार्य करेगा। अंतर्राज्यीय वाहनों के चालकों को प्रवेश स्थान पर स्क्रीनिंग की जाएगी और इस एप्लीकेशन के साथ रजिस्ट्रेशन करने पर या पंजीकरण करने पर उन्हें एम पास नामक एक लाइसेंस प्रदान कर दिया जाएगा। तो गाइस कैसा लगा वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और पढ़ते रहें, सेफ रहें, घर पर रहें। इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।